तो देखो सॉलिड्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के, है ना, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, है ना। ऐसे दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फ सॉलिड्स। जो होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है ना, कि दे हैव, है ना, हाई, मतलब स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड शेप इज आल्सो फिक्स्ड। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है ना, कि शेप ऑफ लिक्विड जो होता है वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर होता जाता है ना, ठीक है। और गैसेस में हम वॉल्यूम और शेप दोनों ही वो नहीं मानते, लेकिन ऐसे एक्चुअली में गैस का भी एक लिमिट है ना, कि जैसे 1 मोल का है ना 273 केल्विन पर 22.4 लीटर हो जाता है ना। तो ऐसे उसकी भी लिमिट है, मगर हमारे लिए जो डे टू डे लाइफ में हम मानते हैं कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है। और न ही क्या होता है, उसका शेप फिक्स होता है, उसको जिस भी कंटेनर में रखो उसी का शेप उसी का वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम शेप दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इनका डिफरेंस, है ना, कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब इनके पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप के क्या हो सकते हैं, हमारे इनके पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उनका अरेंजमेंट एक फिक्स्ड उसमें होता है, ठीक है। और इसमें नो रेगुलर अरेंजमेंट या नो फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर जब फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है तो उनका एक शेप बन जाता है कुछ एक, है ना। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड ज्योमेट्री भी होती है इसकी, है ना, या रेगुलर ज्योमेट्री होती है, और इसमें इरेगुलर, है ना। इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड एक शेप नहीं बता सकते कि यही शेप है उनका, है ना, सबको मिला के कोई एक शेप नहीं बता सकते। और इसमें एक पर्टिकुलर शेप होता है, क्यूबिक हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है ना, कोई एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा एक फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं मिलता, ठीक है। फिर देखो एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके पहले चलो ऐसे लिख लो कि इनके क्या होते हैं, फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, है ना। कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक बिल्कुल एकदम फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि 1000 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, ऐसा। और जो एमॉर्फस होते हैं इसमें, है ना, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि ये धीरे धीरे मेल्ट भी होता जा रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है ना, इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक फिक्स टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक और इनका डिफरेंस हो गया। फिर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन से, है ना, यदि उस प्रॉपर्टी को मेजर करें, है, तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही आए, है। विशेषकर कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी वैल्यू सेम आए तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोट्रॉपिक। और यदि डिफरेंट डायरेक्शन से उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, है ना। तो आइसोट्रॉपिक मतलब सेम वैल्यू ऑफ
है ना, सम सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, है ना। ऐसे तो ज्यादातर की तो सेम ही होती है ना, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है विशेषकर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी जो लाइट से रिलेटेड होती है ना, वो वाली प्रॉपर्टीज की भी इनकी वैल्यू कहीं से भी मेजर करोगे तो ये हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक। और यदि वो क्या आ रहा है, डायरेक्शन चेंज होने पे अलग अलग आ रही है कि अलग अलग डायरेक्शन से यदि हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वो अलग अलग आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, है ना। तो जो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन में क्या है, जैसे मान लो हमने यहां से लाइट को ऐसे मान लो इस डायरेक्शन से, तो ये ऐसा, और यदि ये इस डायरेक्शन से होगी तो देखो इसको हो सकता है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाए, या किसी डायरेक्शन में ऐसे पार्टिकल्स आ जाए इसके बीच में, है ना, क्योंकि इसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऐसे कहीं पर भी कुछ भी ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं से भी हम करेंगे तो वो एवरेज ही आएगा, हमेशा एवरेज ही आता है हर चीज, ठीक है। तो एवरेज आने से क्या होता है कि वो सेम ही होगा, वो कैसी भी डायरेक्शन से आप लाइट डाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो एक ही जैसा आएगा, ठीक है। लेकिन इनमें जो होता है अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, है? इस पर बेस्ड कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे आर एन आइसोट्रॉपिक, ये इसलिए कई बार इसको ध्यान में रखने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर क्रिस्टलाइन में सब चीज रेगुलर है, फिक्स्ड है ना। लेकिन ये हम बोल रहे हैं कि क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं ना, एमॉर्फस होते हैं आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन वालों में हर डायरेक्शन से उनकी जो वैल्यू ऑफ सम प्रॉपर्टीज विशेषकर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इज नॉट सेम, है ना, कि हर डायरेक्शन से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम एन आइसोट्रॉपिक और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो एमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक बट क्रिस्टलाइन आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक। देखो इसको ध्यान रखना है ना, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक। फिर जो क्रिस्टलाइन को ही हम एक्चुअल सॉलिड क्रिस्टलाइन को ही बोलते हैं ना, क्रिस्टलाइंस आर द ट्रू सॉलिड्स, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है। जबकि जो एमॉर्फस होते हैं दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड, है ना, सूडो सॉलिड बोलते हैं, या दे आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड ना, सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब ये हमको अपीयर तो हो रहा है कि सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये धीरे धीरे फ्लो होते हैं ना। जो एमॉर्फस होता है जैसे ग्लास, है ना, तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, उनके पार्टिकल धीरे धीरे ग्रेविटी की तरफ, है ना, क्या होते हैं, अपने आप फ्लो होते हैं, ठीक है। हाँ, उसको देखा जा सकता है बट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, कि वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन यदि मान लो आपने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कांच का, है ना, वो बोर्ड लगा हुआ, तो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब करीब 50-60 साल बाद, है ना, नीचे से वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, है ना, और ऊपर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और भी लंबा समय लग सकता है ना, ठीक है, इतने समय बाद। तो इसलिए क्या है, हमें ऑब्जर्व नहीं होता, ऐसे ऑब्जर्व नहीं होता। बट ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके जो विंडो पेन्स हैं उनमें हम वो चीज देख सकते हैं ना, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब, लेकिन ऐसा होता है ना कि उनमें इस टाइप से होता है, और हम इतना माइन्यूट मेजर भी नहीं कर सकते हैं ना, हमारी आंखों से ऐसा मेजर भी नहीं होगा कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो बहुत लंबे समय में होता है, इसीलिए किसी व्यक्ति को ऐसा समझ में नहीं आता। लेकिन इसके पार्टिकल धीरे 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 करके फ्लो होते रहते, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, एमॉर्फस चीज रहेगी वो एक समय बाद अपने आप टूटेगी, है ना, क्योंकि ऊपर से पतली होगी तो अपने आप टूट भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्रिस्टलाइन जो होते हैं इनमें नहीं होता ऐसा, है ना। जैसे अब हमारा लोहे का कोई दरवाजा है,
तो हमेशा वैसे रहेगा। वो अलग बात है कि एक्सपांशन हो सकता है उसमें, है ना, हीट के कारण एक्सपांड हो सकता है, मगर वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, वैसे ही हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो देखो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिससे इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, ठीक। अब हमें तो जो कोर्स में है वो क्या है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, वो सिर्फ क्या है हमें, क्रिस्टलाइन। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब ये जितनी भी कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं उनमें हमें मेन क्या है, इसका एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना है, उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं या लो होते हैं ये देखना है ना, ठीक है, और उसमें किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, और एक कंडक्टिविटी, है ना, ये 4 चीजों पे ध्यान देना है बस इनमें, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं इनको हम 4 उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। फर्स्ट उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, है ना, तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक। और इनके जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, है ना, या बॉइलिंग पॉइंट, है ना, दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। बहुत सारे तो नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या गैस ही होते हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या गैस ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी वो सॉलिड बनते हैं तो क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। और सभी कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इनको फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मोस्ट किस बेसिस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। उसमें से फर्स्ट होता है नॉन पोलर, ना, नॉन पोलर। तो देखो अब नेम से ही क्लियर है कि ये क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, मतलब इनमें कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, सिर्फ लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। जो भी नॉन पोलर चीज होती है उसमें सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन और लंदन फोर्स, ठीक है ना। तो देखो इसमें लिख लो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना, कॉल्ड लंदन, है ना, इसको डिस्पर्शन भी बोलते हैं, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है ना। तो आप देखो अब जब यही फोर्स, जिनमें भी ये फोर्स होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं, और इवन इनके तो क्या होंगे, लोएस्ट होंगे, है ना, मतलब जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें से लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले इनमें ही आएंगे, है? तो दे हैव लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। बाकी की प्रॉपर्टी तो सेम ही है, नॉन कंडक्टर होंगे, है ना, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स हमको ध्यान रखने, है ना। वैसे तो अब आपको जैसे यदि ये पता है कि कौन पोलर कौन नॉन पोलर है तो ज्यादातर तो आप लोग कर लोगे, है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल इसमें हमको ध्यान रखने, जैसे सॉलिड, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम, CO2, CO2 क्या होता है, नॉन पोलर होता है, इसके डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये किस में आएगा, इसमें आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, सॉलिड CO2 इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, ठीक है। फिर
सॉलिड O2, N2, I2, है ना। देखो जो ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक जितनी भी ये गैसेस हैं हमारी, है या वो सॉलिड है, वो सब इसी में ही है, इसमें आएंगे। ठीक है, F2 सॉलिड है, Cl2 सॉलिड, सब इसी में आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसके हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल। तो जनरली ये सब क्या है, देखो ज्यादातर सब हमारे गैसेस ही है या फिर लो वोलेटाइल सॉलिड। सॉलिड भी होंगे तो सब कैसे होंगे, बहुत ही वोलेटाइल होंगे ना, आसानी से एक वेपर में क्या होते जाएंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे I2 होता है, I2 भी वोलेटाइल, कैम्फर जैसे ही होता है I2। ठीक है, वोलेटाइल होता है। ठीक, फिर दूसरे हो गए हमारे पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर क्या होंगे, जिनका जो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो किस में आएंगे, हमारे पोलर में, है ना। ठीक है, जैसे HCl हो गया, है ना। तो लेकिन हमें HCl नहीं लिखना है ना, एग्जाम्पल क्या लिखना है, सॉलिड HCl ऐसा। देखो हाँ, सॉलिड लगाना है ना। ठीक है, सॉलिड H2S। ठीक है, ये कैसे हो गए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इनके भी सबके लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बट हायर देन दिस, इनसे ज्यादा, है ना, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इससे स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इनके भी मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो इनसे ज्यादा हो जाएंगे। नॉन कंडक्टर तो कॉमनली सभी होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है सभी नॉन कंडक्टर। ठीक, फिर हमारा हो गया, देखो तीसरा कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब इसका तो देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस ना। आइस में हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। ठीक है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों से ज्यादा होंगे, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी इन दोनों से ज्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे कम होंगे मगर इन दोनों से ज्यादा। ठीक है, या सॉलिड HF, है ना, बहुत सारे सॉलिड ROH है ना, अल्कोहल बहुत सारे। ठीक है, वो सब क्या आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी सब क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इनके बस मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दिस होंगे बस, है ना। जो वाटर भी तो लिक्विड ही है, HF भी लिक्विड ही है ना, बहुत सारे तो ये अल्कोहल, इथेनॉल वगैरह ये सब भी लिक्विड ही है। तो रूम टेम्परेचर पे ये भी बहुत सारे लिक्विड होंगे, है? बस इनके कंपेयर में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप्स में हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं। तो कभी आपको इनके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आ सकता है ना, ज्यादातर चांस यही है कि एग्जाम्पल आ सकते हैं, उसमें से भी सबसे ज्यादा चांस है इसके नॉन पोलर, है ना। एक आध बार I2 पूछा हुआ है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, फिर सेकेंड होता है इसमें हमारा आयनिक सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन। सेकेंड है आयनिक। ठीक, तो आप ये भी नेम से क्लियर है, आयनिक है इसका मतलब इसमें आयंस होंगे, है? और आयंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस, है ना। तो कैटायन और एनायंस होंगे, तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आयंस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, है ना। पॉजिटिव या पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होंगे एक साथ, है ना, तभी आयनिक होगा वो, है ना, जब दोनों हो। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, कैटायन एंड एनायंस। ठीक है, अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, क्योंकि ये चार्ज है ना, चार्ज में कौन सा होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी पावरफुल होते हैं, है ना, इसलिए इनके सबके क्या होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। ठीक है,
अब जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, है ना, आयनिक सॉलिड्स में कंडक्टिविटी क्यों होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, है ना। आयनिक, कोई भी आयनिक कंपाउंड वो तभी कंडक्टर होगा जब उसका आयन फ्लो करने लग जाए, है ना, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयंस होते, उसको वो फ्लो करेगा तभी कंडक्टर होंगे। तो सॉलिड स्टेट में आयंस फ्लो नहीं करते, इसलिए आयनिक सॉलिड आर नॉन कंडक्टर, है ना। देखो इससे ध्यान रखना है, ऐसे नॉन कंडक्टर। बट है ना, इन लिक्विड स्टेट, है ना, और एक्वा सॉल्यूशन, वाटर में तो बहुत अच्छे होंगे, और इन एक्वा सॉल्यूशन या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वो आयोनाइज हो जाए, ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना, गुड गुड वेरी गुड कंडक्टर हो जाए। ठीक, तो देखो ये ध्यान रखना है ना, कि ये क्या हो जाएंगे? गुड कंडक्ट। हाँ हाँ, हाँ हाँ, आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं, केटायंस और एनायंस, पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे NaCl, तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ठीक है। फिर दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, क्योंकि दो चार्ज जब अपोजिटली चार्ज चीजें होती हैं तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर जब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो क्या होंगे? उनको दूर दूर, मतलब जब NaCl को जब दूर करेंगे हम तो क्या होगा? उसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होंगे? इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। और इनकी कंडक्टिविटी क्यों होती है? ऐसा भले ही देखो आप लोग इसमें लिख लेना, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, इसके कारण होती है, ठीक है। और सॉलिड में आयन फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइंड करके रखे हुए तभी सॉलिड है ना, तो ये आयन अलग अलग ही नहीं होंगे तो फ्लो ही नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन लिक्विड में या फिर एक्वस सॉल्यूशन बना दो तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए क्या होने लग जाते हैं? आयोनाइज होना मेल्ट होना नहीं होता है ना, आयोनाइज अलग चीज है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का सेपरेशन, ठीक है। हाँ, लेकिन मेल्ट जब होंगे तब भी आयोनाइज हो सकते हैं, है ना, कि तब भी इनके आयंस अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए क्या हो सकते हैं? वो फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग होती हैं, एक्वस सॉल्यूशन अलग चीज है और खुद का मोल्टन होना अलग चीज है, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में आयंस हो जाएंगे, इनमें बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, वाटर में डालते ही जितने भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सब सेपरेट, आयनिक सॉलिड्स मतलब सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। देखो यही ध्यान रखना है, हमने सॉल्यूशन में भी ये सब करें, सॉल्यूशन में इसी टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उनमें डिसोसिएशन हो जाता है ना, वाटर में डालने पे वो डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए इनके साथ फिर वो आई फैक्टर यूज करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, है ना, इनके जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उन सब में हम आई फैक्टर भी यूज करते हैं, वो यही चीजें होती है ना। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होंगे, स्पेशली वाटर में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे, तो उसमें क्या हो जाते हैं? गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की मोबिलिटी क्या होगी? और बढ़ेगी, है ना, तो इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? और बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चांसेस है कि आयन और ज्यादा भी सेपरेट होने लग जाए, है ना। दूसरा, उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, इसलिए क्या होगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी, ठीक है, बिकॉज मोबिलिटी इंक्रीजेस, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, कई सारे वो आते हैं, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े थे, है ना, कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, है ना, तो उसमें भी ये चीजें आएंगी। देखो बहुत सारी जगह आ जाती है सेम चीज, ठीक है। और एग्जांपल्स तो आपको पता ही है ना, NaCl, K2SO4, CaCl2, FeCl3, बहुत सारे होते हैं। मेटल और नॉन मेटल के तो ज्यादातर जो कंपाउंड्स है वो सब आयनिक ही होते हैं ना, तो इसलिए वो डिसोसिएट होंगे और उनमें सब ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक।
तो दीज आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स, है ना। अब जो थर्ड होता है वो है मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। तो मेटेलिक सॉलिड्स में, है ना, इनमें क्या होते हैं, इनके जो देखो मेटल में एक स्पेशलिटी होती है कि मेटल जैसे मान लो सोडियम है, तो इसमें सोडियम जो होगा उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन सोडियम से सेपरेट रहते हैं, है ना। सभी सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होने में वो फ्लो होते हैं। तो देखो क्या बचा, यदि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप अलग कर दो तो सब में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेपरेट मान लो तो सब में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली फ्लो करते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से जो आयनिक सॉलिड है उसमें दो चीजें हो गई, एक तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज पूरा पार्ट हो गया, और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो दो चीज उसके अंदर होती है, एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्नेल, दिस इज कॉल्ड कर्नेल, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल और ये दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर वाले नहीं है, वैलेंस वाले, है ना, ठीक है। तो जितने भी मेटल हैं उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होते हैं फ्लो होने के लिए, है ना। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पार्ट होता है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे आयोनाइज हो गया समझ लो, ऐसा मान लो आयोनाइज हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन अंदर ही, तो वो है क्रिस्टल न्यूट्रल, मगर उसके जो है वो इधर उधर आ जा सक रहे, तो उसके अलावा का पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसीलिए इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसमें आपको ऐसा नहीं दिखा, अब इसमें कम से कम करोड़ों सोडियम होंगे, है ना। एक छोटा सा भी क्रिस्टल लेंगे तो उसमें करोड़ों अरबों सोडियम होंगे, तो उसमें अरबों इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्री रहेंगे, हर सोडियम का एक भी मान लो तो अरबों इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो ऐसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा होता है ना, कि एक समुद्र बह रहा है इलेक्ट्रॉन का। जो भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं उसमें ऐसे ही होता है, पूरा एक पॉजिटिव चार्ज चीज और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो ऐसे बहते रहते हैं सब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इधर, ठीक है। तो ये उसको पॉजिटिव वाले को कर्नेल बोलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये फ्री है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ही ये बहुत अच्छे होते हैं, क्यों, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके कारण है, यहां आयंस के कारण थी, ठीक है। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, ठीक। लेकिन इसमें उल्टा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ना, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये सब सॉलिड में ये जो कर्नेल वाले जो पार्ट है ये सब अपनी जगह, और बीच बीच में जो गैप होते हैं उससे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे सब बीच बीच के गैप से इधर इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके क्या होते हैं, वाइब्रेशंस बढ़ने लग जाते हैं, जो Na पॉजिटिव है ये भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को रोकने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक रहा है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस का बढ़ना ना, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। ये इसका रीजन है ना, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट वाइब्रेट, है ना, वो वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्टेड,
है, तो इससे कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है ना, आयनिक सॉलिड और इनमें। ठीक है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या बोल देते हैं, इनमें मेटेलिक बॉन्ड्स बोलते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और देखो मेटल में जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये भी जनरली स्ट्रांग ही होती है। ठीक, तो इसके मोस्टली के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन सबके नहीं होते, है ना। तो हाई टू लो लिख सकते हैं, है ना। जैसे डी ब्लॉक वालों के ज्यादातर के हाई होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक वाले बहुत सारों के लो भी होते हैं, है ना। ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक वाले कई सारे सॉफ्ट भी होते हैं ना, पनीर जैसे भी होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, गैलियम, सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, मर्क्यूरी लिक्विड ही है ना। तो इनमें दोनों टाइप के मिलते, इनमें सभी हाई रहेंगे, है ना, लेकिन इसमें दोनों टाइप के मिलते। ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसे कॉमन फीचर में तो हाई में आएंगे, है ना, ऐसे नहीं है इनके जैसे कि खुद ही लिक्विड, सिर्फ एक ही तो है मर्क्यूरी लिक्विड है ना, बाकी तो सभी सॉलिड्स है। ठीक है, तो कॉमन में से हमको जनरल ट्रेंड में लिखना है तो हाई लिखेंगे। ठीक है, लेकिन है ना बोर्ड्स वगैरह में हम इसको लो भी, हाई टू लो ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब एग्जाम्पल तो सबको ही पता है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ढेर सारे होते हैं, है ना, मेटल ही मेटल है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये सब एल्यूमिनियम, है ना, ये सब इनके एग्जाम्पल हो गए, गैलियम, मर्क्यूरी, सभी है ना। बाकी आपको तो कॉमन तो सब पता है, डक्टाइल होते हैं, वो सब होते हैं, उसका यहाँ पे हमारा ज्यादा वो नहीं है ना। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनमें लस्टर होती है, मेटेलिक लस्टर होती है। ठीक है, तो ये तो सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं 9th-10th में ये सब चीजें। ठीक है, तो ये है ना, तो ये कौन सा हो गया, मेटेलिक सॉलिड हो गया। अब एक और होता है हमारा कौन सा, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, फोर्थ, और इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड ना, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो ये थोड़े इनसे अलग होते हैं इन सब से, है ना। इनमें क्या होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, है ना, एटम्स होते हैं, बट दोज एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं ऐसे, है ना, इस ढंग से ऐसे और ऐसे बढ़ता चला जाता है, एंड फॉर्म 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। ना इनमें क्या होता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एंड फॉर्म अ 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे SiO2 है, तो SiO2 में SiO, SiO ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, नेटवर्क, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, तो तो इनमें देखो क्या है, एटम्स ही है, लेकिन वो एटम एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है ना? तो इसलिए इनके 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये सभी एक दूसरे से ज्वाइन है ना, तो और जायंट मॉलिक्यूल्स होंगे इनके, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं, है? मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी हाई। जैसे हमारी सेंड होती है ना, उसमें SiO2 होता है, सेंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, आप बोल सकते हो कि इन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स इनके होते हैं। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी हाई, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें बॉन्ड ही है सीधे सीधे ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक, और ये क्या होते हैं, देखो अब इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना कोई आयन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। और इनके एग्जाम्पल देखो, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इनके, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड, ठीक। इसका एक एक्सेप्शन भी लिखेंगे, अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर। एक तो क्या हो गया, डायमंड, SiO2, सिलिका, सिलिकॉन भी इसी में आएगा, ऐसा है ना। ये सेमीकंडक्टर्स भी होता है, ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, लेकिन वो अलग, सब पूरी थ्योरी अलग है उसकी, ठीक है, क्योंकि ये भी कार्बन फैमिली का ही है, सिलिकॉन भी, है ना। तो ये भी कैसा होता है, नेटवर्क सॉलिड। और थोड़े से एग्जाम्पल लिख लो, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब पूछ सकते हैं, है ना, नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स, ठीक। क्वार्ट्ज, ठीक। मगर अब इन सब का एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ग्रेफाइट, ना, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, ठीक है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो 10th वगैरह में भी, है ना, कि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। ग्रेफाइट में एक्चुअली में क्या होता है, ईच कार्बन इज अटैच विथ 3 अदर कार्बन, जैसे 3 से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसमें इस टाइप के ऐसे जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं इसमें, है ना। तो और ये कैसा होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है इसका, शीट लाइक, शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन शीट्स के बीच में वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, मतलब वही लंदन फोर्सेस, है ना, इन शीट्स के बीच में होता है, ठीक है। और इसका अब 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही जुड़े हुए हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, अलग रहता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी बना सकता है इसमें, जैसे बेंजीन में होता है ना। लेकिन वही वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन लेयरों के बीच में फ्लो होने लगता है ना, इन लेयरों के बीच में आ जाता है वो, और वो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें फ्लो करते हैं, इसी से इसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, इट हैज 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखा जाए तो सिर्फ इट इज ओनली नॉन मेटल, है ना, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट, वो सब हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होता है ना, इट इज सॉफ्ट ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बाकी के कोवेलेंट सॉलिड से इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, ठीक है। तो देखो पूरी ही प्रॉपर्टीज की अलग है, जनरल, लेकिन फिर भी इसको कोवेलेंट इसलिए बोला क्योंकि इसमें भी ऐसे, क्या, हाँ, इनसे डायमंड और इन सब से तो बहुत कम होता है, ठीक है। अब वो उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हम, इनके मॉलिक्यूलर सॉलिड से, उनसे तो ज्यादा ही होगा इसका ना, लेकिन ऐसे इनके हम इसी का एक्सेप्शन बता रहे हैं ना, तो इनके से कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसका ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। सॉफ्ट भी रहता है ये कंपेरेटिवली, काफी सॉफ्ट, हाथ से टूटे, हमारे पेंसिल हाथ से टूट जाता है ना वो सब, ठीक है। और डायमंड हम तोड़ नहीं सकते ऐसे हाथ से ना, हाथ से क्या, ऐसे नॉर्मली उसको ऐसे भी नहीं टूट पाता, हैमर से भी नॉर्मली नहीं टूट पाता, ठीक है। डायमंड को कट करने के लिए डायमंड के ही कटर्स होते हैं, ठीक है, उनसे यूज करें, ठीक है। तो वो काफी हार्ड है। और सेंड को दे, सेंड भी तो कितनी हार्ड होती है, ठीक है, सेंड भी बहुत हार्ड होती है, ऐसे ऐसे तोड़ने को तोड़ सकते हैं उसको, है ना। डायमंड को भी ऐसा नहीं है, बारीक उसमें करा जा सकता है, लेकिन हाँ, नहीं, हाँ, उस पर आप ज्यादा उससे करोगे तो आप टूटेगा तो है ना, कोई भी चीज है वो टूटती तो है ही फिर, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे से उसमें, ठीक है। तो ऐसे, तो ये देखो, है ना, तो जो इसका जो वो 4th इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है ना ग्रेफाइट में, वो 4th इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, वो क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है, इससे ये कंडक्टर, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, कंडक्टर, ठीक। और
ये जो शीट्स हैं ये एक दूसरे पे स्लाइड भी करती है ना, ये जो शीट है अलग अलग शीट्स में रहता है तो ऐसे स्लाइड भी करती है, इसीलिए ये लुब्रिकेशन जैसा भी यूज आता है ना। तो यूज्ड है सॉलिड लुब्रिकेंट, ये सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज किया ना। लुब्रिकेशन की जरूरत होती है हमें मशीन्स वगैरह इन सब में, है ना। तो जहां ऑयल नहीं यूज करा जा सकता है तो फिर इसको यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है, ऐसे भी आप देखना कितना चिकना होता है ये, है ना। ठीक है, उसका कारण ही है इनकी ये एक दूसरे पे स्लाइड कर, तो एक दूसरे पे स्लाइड होना, है ना, उसी के कारण ये सब। ठीक है, तो ये तो देखो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है ना कि ऐसे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक, इन पे आता है क्वेश्चन, है ना, इनके आपस के कंपैरिजन पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके कंपैरिजन पे क्वेश्चंस आते हैं, है? और ये डायमंड ग्रेफाइट हमें पी ब्लॉक में भी दे रखा है 11th में, है ना, पी ब्लॉक में भी इसको दे रखा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस, है ना, जो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है उस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है, इसका जो डेल्टा, है ना, डेल्टा जी नॉट जो होता है ना, वो ग्रेफाइट का क्या होता है, 0 होता है ना, उसका नहीं होता, है ना। या डेल्टा एच एफ नॉट बोल लो, है ना, जो ग्रेफाइट होता है उसका 0 होता है। ठीक है, और जो डायमंड का 0 नहीं होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है थोड़ा सा, 0.1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, ना कि थर्मोडायनेमिकली वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो वो इस पॉइंट पर कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो डायमंड और ग्रेफाइट के ही डिफरेंस पर, है ना। और आते इसी टाइप के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इवन मोर देन 1 में भी आता है ये एडवांस, है ना, इसका क्वेश्चन। ठीक, अब हमको, है ना, हाँ, अब हम एक्चुअली में सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह उन पर हम आते हैं। ठीक है, तो एक चीज होती है क्या, लेटाइस, ना, लेटाइस। ठीक है, तो लेटाइस क्या होता है, कोई भी रेगुलर 3D जो ज्योमेट्री होती है ना, या रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है उसको हम बोलते हैं लेटाइस। और क्रिस्टल में होता है तो उसको क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। ठीक है, कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड लेटाइस और क्रिस्टल लेटाइस, ना, उसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और वो क्या होगा, स्पेस मतलब 3D में, तो लेटाइस और क्रिस्टल लेटाइस, है ना, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनको ये बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन देखो इसका एक, जैसे मान लो एक ये पार्ट है ना, कि एक मान लो एक छोटा सा ऐसे पार्ट मिलके ऐसे कुछ क्यूबिक शेप का या कोई भी ऐसा कोई शेप आ गया उसका, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट्स है, यूनिट्स। ठीक है, जैसे हमारा पूरा एक मकान का एक छोटा कमरा, है ना, ठीक है, वो क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल पे ऐसे 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 बने रहते हैं, तो वो एक एक जो हो गया वो यूनिट सेल हो गया। यदि पूरी फुटबॉल को हम लेटाइस माने, है ना, बना रहता है ना ऐसे चौकोर चौकोर और सिले रहते हैं उसमें। ठीक है, तो वो, हाँ, हेक्सागोनल शेप, और उसके तो वो एक पर्टिकुलर हेक्सागोनल वो क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई, है ना, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो यूनिट सेल मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेटाइस, smallest part of lattice which on repeating give full lattice, ना, जिसको हम रिपीट करें इन ऑल डायरेक्शंस, है ना, रिपीटिंग इन ऑल डायरेक्शन, तभी तो 3D होगा।
डायरेक्शन गिव फुल लेटाइस, है ना। ठीक है, जैसे कमरे को यदि रिपीट करते गए ऊपर नीचे आगे पीछे तो एक पूरा मकान बन जाए, है ना। इफ ऑल द रूम्स आर अलाइक तो उसको उसकी क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे उसका, है ना। उस मकान की उसको क्या बोल देंगे, यूनिट सेल्स बोल देंगे। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेटाइस विच ऑन रिपीटिंग इन ऑल डायरेक्शन गिव फुल लेटाइस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो जो भी क्रिस्टल होता है यदि हम उसके यूनिट सेल की स्टडी कर लें तो सेम पूरे क्रिस्टल में एप्लीकेबल होती है ना। उस यूनिट सेल की डेंसिटी पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। ठीक है, उस यूनिट सेल की सभी प्रॉपर्टी पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ऐसी है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेटाइस विच ऑन रिपीटिंग इन ऑल डायरेक्शन गिव फुल लेटाइस। अब ये यूनिट सेल्स 4 टाइप्स की होती है। टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें से एक होता है हमारा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसी होती है कि इसके कोई भी, जैसे मान लो एक क्यूबिक है, एक यूनिट सेल है हमारी, कैसी, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन कॉर्नर्स पे ही क्या हो, बस पार्टिकल्स, है ना। ये है ना, मान लो हेक्सागोनल है हमारे, है ना। तो इनके जो ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे क्या हो, पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे हेक्सागोनल लेटाइस या हेक्सागोनल यूनिट से। ठीक है, तो ऐसे, तो सिर्फ जब कॉर्नर कॉर्नर पर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट से। ठीक है, जब किसकी क्या हो, सिर्फ कॉर्नर्स पे। ठीक है, वैसे जो हेक्सागोनल होती है इसमें और जगह पे भी होते हैं, उसको ही प्रिमिटिव बोलते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल में एक ही टाइप की मिलती है। लेकिन जो हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बात करें तो जिनमें सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पर ही पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट्स। ठीक है, अब हमें मेनली इसमें क्या पढ़ना है, क्यूबिक का पढ़ना है। जो भी हमें ज्यादातर सब कुछ किसका पढ़ना है, क्यूबिक के लिए पढ़ना। ठीक है, ऐसे होते तो कितनी है, 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं ना। उन 7 टाइप में से हमें मेनली जो हमें कोर्स में वो कौन सा है, क्यूबिक है। थोड़ा बहुत हेक्सागोनल का एंड में कुछ डायरेक्ट कुछ चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, जिनमें सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर्स पे ही क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है, अब क्या हो रहा है, देखो इससे और दूसरा भी क्यूब बनेगा ऐसा, है ना। तो एक ये किसी और क्यूब के लिए भी ये क्या होगी, कॉमन होगी, है ना। ये ऐसा क्यूब बन गया, ऊपर की तरफ भी बनेंगे, ये वाली साइड भी बनेंगे, है ना। ये ऐसे करके इधर भी बनेंगे, है ना। ऊपर भी ये साइड भी बनेगा और ये साइड भी, जैसे ये 2 हो गए, ऐसे ऊपर भी ये 2 बन जाएंगे इसके। एक इधर आगे बनेगा, एक इधर आगे, और इनके ऊपर भी 2 बन जाएंगे। मतलब ये जो ये बीच वाला जो ये कोई सा भी जो इसका एटम होगा, है ना, ये एटम क्या होगा, कई सारे यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा। हर पार्टिकल क्या हो रहा है, हम उसके सेंटर से लेके ऐसी लाइन ड्रॉ करके यूनिट सेल बताते हैं। ठीक है, तो हर पार्टिकल जो होगा वो कोई दूसरी यूनिट सेल्स के लिए भी क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो अब जैसा आप देख लेना, कोई भी ऐसा क्यूब हो, है ना, या आपने जो कमरा है, कमरे के कॉर्नर को देखना, है ना, एक कॉर्नर को देखो। ठीक है, उस कॉर्नर पे एज्यूम करो कि एक बहुत बड़ी बॉल पूरा छेद करके एक बहुत बड़ी बॉल लगा दी, है ना। अब उस कॉर्नर से देखो कि यदि वैसे के वैसे कमरे बन सकते हैं सब जगह, पास में भी ऊपर भी, तो कितने कमरे बन सकते हैं उस एक कॉर्नर से, है। तो अब आप जब देखोगे ना तो उस कॉर्नर से 8 रूम टच हो सकते हैं उस एक कॉर्नर से। ठीक है, अब आप ये लोग देखो खुद करके देखना घर पे, है ना, बिल्कुल बराबरी के रूम होना चाहिए, है ना, अज्यूम करके देखना। तो 8 होंगे, है ना, कि 8 रूम्स जो होंगे वो, या 8 यूनिट सेल्स जो होंगी वो उस एक एटम के लिए कॉमन होगी। ये जो
ये ना एक जो एटम होगा वो 8 यूनिट सेल का, देखो जैसे ये दो ये दिख रहे हैं, दो इसके ऊपर हो गए, दो ये वाली साइड होंगे बाहर की साइड, और दो उसके ऊपर होंगे, ठीक है। हाँ, कोई सा भी कॉर्नर हम जैसे ले लें, तो जिस रूम में हम खड़े हैं वो एक उसके बिल्कुल इस दीवार के पीछे वाला, एक साइड वाली दीवार के पीछे वाला, और एक उसके पीछे वाला, 4 तो ये हो जाएंगे, और 4 इनके ऊपर हो जाएंगे, है ना, ऐसे 8 होंगे। तो इसका जो एक एटम होगा वो 8 यूनिट सेल का पार्ट हुआ। तो इस पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में उसका सिर्फ कितना पार्ट होगा, 1/8, है ना। और उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर एटम इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना होगा, 1/8, है ना। कि हमें देखने के लिए तो ये एक एटम है, लेकिन सिर्फ इसका 1/8 पार्ट ही एक के अंदर है, बाकी का जो पार्ट है ना 7/8 पार्ट, वो 7 और में बैठा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। अब ऐसे कितने एटम्स है इसमें, 8, है ना, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के, तो 8 एटम्स है। तो टोटल मिला के कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सिर्फ 8 इंटू 1/8, है ना, कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर एटम्स इन अ यूनिट सेल, ना इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि हम सिर्फ क्यूबिक के लिए कर रहे हैं, इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि एक जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है ना, ठीक है ना। मान लो कि हम हैं तो 8 दिख रहे हैं, लेकिन मान लो 8 रोटी बनी है और 8 लोगों में बांटनी है ना, और उसको हर रोटी से बराबर बराबर ही देना, तो हर एक से 1/8 मिलेगा, तो टोटल बस एक ही होगा, उसको मिलेगा एक ही, भले कहने के लिए 8 रोटियां थी, है ना। तो ऐसे ही इसको कहने के लिए तो इसके 8 लेटाइस पॉइंट्स है या 8 एटम है, लेकिन उसमें इन ऑल सिर्फ कितना आया है, नेट उसके पास सिर्फ 1 ही आया। तो जब भी आपको, है ना, इसका कंट्रीब्यूशन पूछे उसको बोलते हैं जेड, तो वो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, इसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है। तो इसका z क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो ये देखो, ये ध्यान रखना है कि फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें दूसरी यूनिट सेल होती है हमारी कौन सी, फेस सेंटर यूनिट सेल ना, अदर इज फेस सेंटर यूनिट सेल, जो बीच में रहता है, मतलब वॉल के बीच में। हाँ, वॉल के बीच में भी रहता है, लेकिन कॉर्नर पर भी रहता है ना। तो फेस सेंटर, इसको सी बोलेंगे, काय के लिए, जब क्यूबिक के लिए हो जाए, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे फेस सेंटर सब में हो सकता है, लेकिन क्यूबिक वाले में की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर, है ना, ऐसे, ये है ना, ये कितने हो गई फेस, कितनी होती है, 6 फेसेस होती है ना। रूम की आप वॉल देखोगे ऊपर नीचे वाली को मिला के 6 हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी क्यूब के कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर पर भी एक एक होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अब देखो, मान लो इस वॉल पे मैं छेद करके बीच में एक बॉल लगाऊं, तो वो आधी इस रूम में रहेगी और आधी पीछे वाले, उसका बाकी रूम से कोई लेना देना नहीं, है ना। तो इसका मतलब जो ये फेस सेंटर वाला एटम होगा वो सिर्फ 2 का ही पार्ट होगा, एक इसका और एक इसके बिल्कुल चिपकी वाली दूसरी, जिसकी और इसकी फेस कॉमन हो, पूरी फेस ही कॉमन होना चाहिए। कॉर्नर तो 8 से कॉमन है, लेकिन फेस सिर्फ 2 से ही कॉमन होगी, है ना। आप अपने रूम की पूरी दीवार देखना, उसके बीच का सेंटर सिर्फ 2 से ही कॉमन होगा, ठीक है ना। तो उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना होगा, 1/2। तो कंट्रीब्यूशन
ऑफ वन फेस सेंटर एटम, फेस सेंटर एटम इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और अब ऐसे कितने हैं, फेस सेंटर एटम कितने, 6 है, तो टोटल कितना हो गया 6 इंटू 1/2, मतलब कितना हो गया 3 हो गया। और ये तो है ही, कॉर्नर वाले तो हैं ही इसमें, है ना, तो 3 + 1, तो टोटल इसका z कितना हो गया 4 हो, है ना। तो फेस सेंटर का जो z होता है वो कितना होता है 4 होता है। ठीक है, z ऑफ फेस सेंटर इज इक्वल टू 4। मतलब यदि कभी आपको कोई पूछे नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो आपका आंसर 4 आएगा। ये 14 नहीं, दिखने में ये 14 है, लेकिन यदि कोई आपसे ये पूछे नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट्स इन फेस सेंटर, तो 14 है। ये हर पॉइंट को एक लेटाइस पॉइंट बोलते हैं, तो लेटाइस पॉइंट तो 14 है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना हो रहा है उनका 4। ठीक है, फेस सेंटर में 14 है। हाँ, फेस सेंटर में लेटाइस पॉइंट 14 है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है 4 के बराबर। क्यूबिक में लेटाइस पॉइंट 8 थे, मगर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 के बराबर था, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस समझना, लेटाइस पॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेटाइस पॉइंट में हम बस उस जगह को देखते हैं जिसपे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब थर्ड होती है बॉडी सेंटर, ना, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, है ना। क्यूबिक के लिए इसको BCC बोल देते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बस अब इसमें क्या होगा, एक पूरे कमरे के बीच में, वॉल के बीच में नहीं, हाँ नहीं वो तो रहेंगे, कॉर्नर वाले तो सब में होते हैं, हाँ, उसके साथ साथ सिर्फ इस पूरे इसके सेंटर में, रूम के सेंटर में, तो रूम का सेंटर में सिर्फ एक रूम ही है ना, वो कहीं बाहर किसी के साथ टच नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें कॉर्नर का तो कितना हो गया, हाँ 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, और जो बॉडी सेंटर एटम का हो गया, बॉडी सेंटर एटम ना, इसका भी कितना हो गया 1 हो गया, तो टोटल इसका z कितना हो गया 2 के बराबर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर का z 2 होता है, इसके लेटाइस पॉइंट थे 9, है ना, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 2। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका, इसका, है ना, फेस सेंटर का। ठीक है, जितने ज्यादा एटम होते हैं उतने ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा वो। ठीक है, तो ये हो जाता है। बस एक लास्ट यूनिट सेल और पढ़ लें, है ना। लास्ट यूनिट सेल होती है एंड सेंटर, है ना। आपके लिए काम की ये 3 ज्यादा थी, क्योंकि क्यूबिक में सिर्फ वो 3 ही होती है, ये वाली क्यूबिक में नहीं होती। एंड सेंटर यूनिट सेल, नहीं रोम्बिक वगैरह उनमें होती है। ठीक है, तो एंड सेंटर यूनिट सेल में भी कॉर्नर पे तो होते ही हैं, हाँ कॉर्नर में तो सभी में होंगे, प्लस इसमें सिर्फ किसी 2 फेस के सेंटर पे, अपोजिट फेस, हाँ कोई भी, या तो इसमें हो जाएंगे, है ना। तो एंड सेंटर में क्या होगा, पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड 2 एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस, है ना, एनी 2 अपोजिट फेसेस, है ना, हाँ ये अपोजिट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बस इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 8 इंटू 1/8 कॉर्नर वाले का, तो 1, और 2 इंटू 1/2 फेस सेंटर वाले का, तो इक्वल टू ये भी 1 हो गया, तो टोटल z कितना हो गया, इसका भी 2 हो गया। तो बॉडी सेंटर का z और एंड सेंटर का z क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन क्यूबिक में ये वाली नहीं होती, है ना, क्यूबिक में इस टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक है, तो देखो इतने टाइप की हम क्या होती है, यूनिट सेल्स होती है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इफिशिएंट यूनिट सेल फेस सेंटर होती है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी। ठीक है, जिसमें एटम ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा, बाकी में क्या होगा, वेकेंट स्पेस बहुत होगा, है ना, उसमें वेकेंट स्पेस सबसे कम होगा। ठीक है,
ठीक, चलो इतना करते हैं। अब